कल हमने शायद करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो स्टडी करने शुरू किए थे, रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और तो जो रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये कल मैंने आपको बताया था कि रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के दरमियान में प्लॉट किए जाते हैं। और इसका जो हमने प्लॉट बनाया था कल, अब मैं फॉरवर्ड वाला नहीं बनाता, यहाँ पर सिर्फ रिवर्स वाला जो है वो बना देता हूँ, ठीक है। ये हमने प्लॉट बनाया था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रिवर्स करंट है, यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज है, और ये हमने नाम दिया था कि ये ब्रेक डाउन रीजन है। ठीक है, तो मैंने आपको इसकी रीज़न बताई थी कि हम इसको क्यों ब्रेक डाउन रीजन जो है वो कहते हैं। तो आज हम ज़रा इसको ज़्यादा डिटेल के साथ देखेंगे। तो जो टाइप्स हैं इसकी ब्रेक डाउन करंट्स की, उनको हम स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ ब्रेक डाउन करंट्स। तो हमारे पास जो ब्रेक डाउन करंट्स हैं, इनके ही हमारे पास दो जर्नल टाइप्स हैं, ठीक है। देयर आर टू जर्नल टाइप्स ऑफ ब्रेक डाउन करंट्स, ठीक है। दो जनरल टाइप्स हमारे पास ब्रेक डाउन करंट्स की। नंबर 1, एवलांच ब्रेक डाउन, और नंबर 2 पर ज़ीनर ब्रेक डाउन। तो ये दो ब्रेक डाउन जो हैं उनको हमने स्टडी करना है, ठीक है। एवलांच ब्रेक डाउन को और ज़ीनर ब्रेक डाउन को। तो पहले नंबर पर जो है वो हमारे पास एवलांच ब्रेक डाउन है। अब एवलांच ब्रेक डाउन क्या होता है कि ये क्या है, ये रिजल्ट्स हैं कोलिजन के मिनॉरिटी कैरियर्स और एटम्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, ठीक है। यानी कि जब रिवर्स करंट फ्लो करती है तो रिवर्स करंट के अंदर जो मिनॉरिटी कैरियर्स हैं, वो मिनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो होल्स भी हो सकते हैं और वो मिनॉरिटी कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो वो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो उस सेमीकंडक्टर के एटम्स के साथ जाकर कोलाइड करते हैं, उनके कोलिजन्स होते हैं उन एटम्स के साथ। तो जाहिर बात है कि जब उनके एटम्स के साथ कोलिजन हो गए तो एटम्स जो होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब इन कोलिजन्स के अंदर ये मिनॉरिटी कैरियर जो हैं वो अपनी एनर्जी उन एटम्स को प्रोवाइड करेंगे। जब ये अपनी एनर्जी उन एटम्स को प्रोवाइड करेंगे तो वो एटम्स जो हैं उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होती है, ऐसी है ना, उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होती है, कोवलेंट बांड बने होते हैं। तो वो कोवलेंट बांड जो हैं इन कोलिजन्स के नतीजे में ब्रेक होंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे। और जब वो कोवलेंट बांड जितनी ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब है कि आप एनर्जी को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा आप एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे उतने ज़्यादा कोवलेंट बांड्स जो हैं वो ब्रेक होंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पर ये जो है हमारे पास एवलांच ब्रेक डाउन, ये क्या है, इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ collisions of minority carriers with the atoms of the semiconductor। ठीक है, कोलिजन्स जो एटम्स के
साथ हो रहे हैं सेमीकंडक्टर के मिनॉरिटी कैरियर। तो इसके नतीजे में अब हम जब इंक्रीज करेंगे एज द रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, अगर हम रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज जो है उसको इंक्रीज करेंगे तो जो मिनॉरिटी कैरियर्स हैं वो ज़्यादा एक्सेलरेट होंगे। ज़ाहिर बात है ना, उनको फोर्स मिल रही है, आप फोर्स लगाएंगे तो पार्टिकल जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। ठीक है, द मिनॉरिटी कैरियर्स will be accelerated more and more, ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेट होंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि जब आप फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा। आप एनर्जी दे रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा एनर्जी दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। आप जब फोर्स लगा रहे हैं तो जो मिनॉरिटी कैरियर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहे हैं, उनको जितनी फोर्स मिल रही है वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट कर रहे हैं, उनका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन बढ़ने का मतलब ये है उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये मिनॉरिटी कैरियर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये क्यों एक्सेलरेट हो रहे हैं? by the strong electric field of depletion region। ठीक है, these carriers, these minority carriers are accelerated with the strong electric field of the depletion region। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जारी बात है कि डिप्लीशन रीजन है वहाँ पर, अब वो पार्टिकल्स ने उसके क्रॉस मूव करना होता है डिप्लीशन रीजन के, तो वो डिप्लीशन रीजन क्या कहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? फोर्स है, और वो फोर्स क्या कर रही है? वो इंचार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर रही है। जो आपके पास होल्स हैं यहाँ, जिनको आप मिनॉरिटी कैरियर्स का नाम जो है वो आप दे रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्रेक डाउन है, जहाँ ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी ब्रेक डाउन की, एट द ब्रेक डाउन, अब इस जगह पर क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन के ऊपर सफिशिएंट एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है टू ब्रेक सम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। मैं इतनी एनर्जी चाहिए कि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर दे। द सफिशिएंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड to break the covalent bonds। हमें इतनी एनर्जी चाहिए कि वो इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करें, और उसके नतीजे में इन इट्स रिजल्ट, यानी कि जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर प्रोड्यूस। इन दिस result, the electrons and holes are produced। तो जितना रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतने ज़्यादा मिनॉरिटी कैरियर्स एक्सेलरेट होंगे, जितने ज़्यादा मिनॉरिटी कैरियर्स एक्सेलरेट होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल जो हैं ये क्या करते हैं?
इनकी वजह से एक शार्प इंक्रीज आता है इन करंट, ठीक है, इनकी वजह से एक शार्प इंक्रीज आता है जिसको हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन हो गया और एकदम करंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि जो आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं ये कोवलेंट बॉन्ड टूटते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स प्रोड्यूस होंगे उसके नतीजे में उतनी ज़्यादा रिवर्स करंट जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो एक शार्प इंक्रीज आपको इनके कोवलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से रिवर्स करंट के अंदर जो है वो नजर आएगी। The electrons are produced in a sharp increase in a current flow or current avalanche। तो ये जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जनरेट होंगे, होल्स भी होंगे, ठीक है, और उसकी वजह से करंट जो है उसके अंदर शार्प इंक्रीज आएगा। यानी कि ये जो ब्रेक डाउन पॉइंट है इस पॉइंट के बाद एकदम रिवर्स करंट जो है वो शार्प इंक्रीज करेगी, शूट करेगी। क्यों? ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी, कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ज़्यादा होल और इलेक्ट्रॉन्स। करंट इन चार्ज पार्टिकल की वजह से ही सेमीकंडक्टर के अंदर फ्लो करती है। पहला केस। उसके बाद दूसरा केस है, दूसरा केस है जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेक डाउन। तो जो फॉर्मेशन है एडिशनल माइनॉरिटी कैरियर्स, आप देखें ना जब कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, ज्यादा एडिशनल माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दी फॉर्मेशन ऑफ additional minority carriers, ठीक है, जब आपके पास एडिशनल माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू दी ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज रीचेस ए पॉइंट, जब अप्लाइड वोल्टेज जो है वो उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाए कि जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है डिप्लीशन रीजन में वो हाई इनफ या वो लार्ज इनफ, ठीक है। व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज रीचेज ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक field produced in the depletion region becomes large enough,
ठीक है जी, वो पॉइंट तो जिसके पॉइंट के ऊपर रिवर्स वोल्टेज जो है, ठीक है, वो रिवर्स वोल्टेज आप इतना बढ़ा दें और उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है डिप्लीशन रीजन के अंदर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। अब देखो डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। अब जब आपकी सर्किट के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होने का मतलब ये है कि डिप्लीशन रीजन के अंदर चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ रहा है ना, समझ आ रही है बात? फॉलो कर रहे हो? चार्ज बढ़ रहा है, क्यों? ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड डिक्रीज टूट रहे हैं, चार्जेस जो हैं वो क्रॉस द जंक्शन मूव कर रहे हैं। तो जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी। ऐसे ही है, देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। वो कहते हैं ना जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो करीब करीब हो, ठीक है, या डेंसिटी जो होती है लाइंस की वो ज़्यादा हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होता है उस जगह पर। तो अब यहाँ पर क्या चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज ज़्यादा हो गया, चार्ज ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा हो गया डिप्लीशन रीजन के अंदर, ठीक है। अब ये जो एडिशनल मिनॉरिटी कैरियर्स हैं ये क्या करेंगे? इनकी वजह से एक मैसिव इंक्रीज होगा रिवर्स करंट में। ड्यू टू these additional minority carriers, ये जो एडिशनल मिनॉरिटी कैरियर्स हैं, देयर इज ए मैसिव increase in reverse current। तो इनकी वजह से रिवर्स करंट में एक मैसिव इंक्रीज आएगी, एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अनलाइक एवालांच ब्रेकडाउन, ये एडिशनल कैरियर जो प्रोड्यूस होते हैं एवालांच ब्रेकडाउन से, ये फर्दर आयोनाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आयोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एटम में से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वहाँ पर पॉजिटिव आयंस बनते जाएंगे, तो हम कहेंगे कि आयोनाइजेशन हो गई है। तो अब वो कहते हैं कि इससे फर्दर आगे जो है वो मज़ीद आयोनाइजेशन नहीं हो सकती। तो क्या अब जितनी होनी थी वो उतनी मैसिव इंक्रीज हो गया, उसके बाद अब इससे ज़्यादा आप उनको आयोनाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अनलाइक द एवालांच ब्रेकडाउन, एवालांच ब्रेकडाउन के अंदर तो बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन हो रही होती है। द एडिशनल कैरियर्स
produced from the avalanche breakdown can't produce further ionization and their effect is not cumulative. अब इसका क्या मतलब, अनलाइक एवलांच ब्रेकडाउन, अब एवलांच ब्रेकडाउन के अंदर तो एडिशनल कैरियर प्रोड्यूस होते हैं। अब वो जो एडिशनल कैरियर उसके अंदर प्रोड्यूस हुए हैं वो मजीद फर्दर आयोनाइजेशन, यानी कि जब आप एवलांच ब्रेकडाउन से आगे जाएंगे, अगले रीजन के अंदर जाएंगे, एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, रिवर्स करंट ट्रिमेंडसली इंक्रीज करती है। अब थोड़ा सा उससे आगे जाएंगे, जब उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मजीद आयोनाइजेशन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन और पेयर का बनना, क्या मतलब है, आयोनाइजेशन हो रही है, फर्दर आयोनाइजेशन नहीं होगी। और हमारे पास जो इफेक्ट है वो भी कम्युलेटिव नहीं होगा, इकट्ठा इफेक्ट नहीं होगा। कम्युलेटिव का मतलब इकट्ठी हो जाना चीज़ें किसी जगह, इकट्ठा इफेक्ट नहीं होगा, वो अलग अलग करके इफेक्ट जो है वो आएगा। ठीक है, तो नोट आप ये करें कि ये जो ब्रेक डाउन्स हैं ये क्या करते हैं, ये डैमेजिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, किसको, डायोड को, अगर आप इनको सेफ लिमिट के अंदर ना रखें। ठीक है, सेफ लिमिट का मतलब है कि जी अब वो इलेक्ट्रॉन और होल पे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, वो कोई लिमिट नहीं लगाई हुई है आपने उसके ऊपर। तो वो जब बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाएंगे तो वो डायोड को क्या कर देंगे, डायोड को डैमेज कर देंगे, डायोड जल जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा डायोड का, और डायोड जो है वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो नोट दैट either of these break down by itself ठीक है, ये जो ब्रेक डाउन है by itself damage the diode if they are not kept in safe limits। अगर हम इन्हें सेफ लिमिट्स के अंदर नहीं रखेंगे, यानी कि हम उसको फर्दर जो इतनी ज़्यादा पैदा होती जा रही है उसको नहीं रोकेंगे, तो क्या होगा कि आपका डायोड जो है वो डैमेज होगा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हाई पावर और हीट प्रोड्यूस होगी, वो हाई पावर और हीट जो है वो क्या करेगी, वो डायोड को जलाएगी, वो डायोड को बर्न कर देगी। ठीक है, तो इट इज द पावर एंड इंक्रीजिंग heat developed by the high current flow under the
break down conditions and it can damage the diode permanently. तो ये क्या कर सकता है, ये डायोड को परमानेंटली डैमेज जो है वो कर सकता है। तो अब डायोड जो है वो क्या करता है, वो साइकिल करता है इस कंडीशन के अंदर। ये जो आपकी ब्रेक डाउन की कंडीशन है इसके अंदर पूरा उसका साइकिल जो है वो चल रहा होता है। Thus, the diode may cycle in and out of the breakdown conditions as long as current flow and the resulting heat not damage the diode. तो ये जो ब्रेक डाउन कंडीशंस हैं इनके अंदर डायोड इन और आउट चलता रहता है, मतलब वर्क करता रहता है डायोड आपका सर्किट के अंदर उतनी देर तक कि जब तक बहुत ज़्यादा करंट जहाँ जो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायोड को डैमेज ना करता। ठीक है, यानी कि अगर आप डायोड को सेफ लिमिट के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन के ऊपर जब आएगा, ब्रेक डाउन और जीनर के ऊपर, ठीक है, ब्रेक डाउन से थोड़ा सा आगे जीनर है, ठीक है, ब्रेक डाउन जीनर पे आप इन ब्रेक डाउन के अंदर इसको सेफ लिमिट में नहीं रखेंगे तो ये इन और आउट करता करता काम करता 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 उसके अंदर किसी पॉइंट पर जाकर जल जाएगा आपका डायोड। आप कहते हैं वो डायोड डैमेज हो गया, उसके अंदर ट्रांजिस्टर जल गया था मदरबोर्ड के अंदर, उसके बाद डायोड ही लगे होते हैं, ठीक है, वो चिप के अंदर जी वो जाली, वो क्या होता है, वो ये प्रोसेस हो रहा है। जाहिर बात है कि पूरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब मटेरियल के अंदर से गुजर रहा है जाहिर बात है वहाँ पर डेसिपेशन के इफेक्ट्स तो आएंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसने क्या करना है, उसने एटम्स के साथ टकराना है, जब उसने एटम्स के साथ टकराना है तो हीटिंग इफेक्ट ने प्रोड्यूस होना है, और हीटिंग इफेक्ट जी है वो क्या करेगी, वो आपके डायोड को डैमेज। ठीक है, तो ये दो किस्म के हमारे पास बेसिक ब्रेकडाउन होते हैं जिनको आप एवालांच ब्रेकडाउन और उससे अगला जो थोड़ा होता है उसको आप जीनर ब्रेकडाउन का नाम देते हैं। ये रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं, मतलब अगर आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि एक्सप्लेन द रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेमीकंडक्टर डायोड, तो आपको ये पूरा लिख कर बताना पड़ेगा। ये ज़रा बोर सी चीज़ें हैं, इनमें मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है, ये सारी फिजिकल फिनोमेना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है कि आपने कंसेप्ट अपना क्लियर करना है कि जो सेमीकंडक्टर क्या है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या है। अगर आप उस सेमीकंडक्टर को किसी सर्किट के अंदर लगा दें तो उस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन जब उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर से गुजरता है तो उसका फ्लो किस तरह का होता है, ये सारा हम मोशन को स्टडी। इलेक्ट्रॉनिक्स कैसी है, क्या है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो किस तरह। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने चीज़ स्टडी करनी है वो हमने पढ़ना है जीनर डायोड। अभी ये जिसका मैंने जीनर ब्रेकडाउन का नाम दिया, उसके बाद फिर हम ट्रांजिस्टर पे पहुंचेंगे, मैंने अगली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे। अभी तक हम जो है वो किसको स्टडी कर रहे हैं, डायोड को।
ये ज़ीनर डायोड जो है ये भी सेमीकंडक्टर डायोड की एक एप्लीकेशन है। जैसे आपने एप्लीकेशन पढ़ी थी रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, और ये किस में वर्क करता है ज़ीनर डायोड? ये वर्क करता है रिवर्स बाइस्ड के अंदर, ठीक है। द ज़ीनर डायोड, तो वो डायोड जो डिज़ाइन किया जाए ब्रेकडाउन, ज़ीनर ब्रेकडाउन के लिए, उसको हम ज़ीनर डायोड का नाम देते हैं। द डायोड विच इज प्रिपेयर्ड फॉर ज़ीनर breakdown is known as Zener diode. तो उसको हम ज़ीनर डायोड का नाम देते हैं, जिसको ज़ीनर ब्रेकडाउन के, या तो पीछे हमने पढ़ा कि एवालांच से अगला जो रीजन होता है वो कौन सा होता है, वो ज़ीनर का ही है। ऐसे थोड़ा सा आगे जाए जहाँ पर आयोनाइजेशन फर्दर स्टॉप हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीनर। उससे पीछे जो होती है एवालांच ब्रेकडाउन के अंदर, वहाँ पर आयोनाइजेशन हो रही होती है अभी, उससे थोड़ा सा आगे जाए तो ज़ीनर है। तो वो जो ज़ीनर ब्रेकडाउन के अंदर तैयार किया जाए उसको ज़ीनर डायोड कहते हैं। अच्छा, अब जो ज़ीनर डायोड के करैक्टरिस्टिक्स हैं, पहली बात है ये रिवर्स बाइस के अंदर वर्क करता है, ठीक है। द ज़ीनर डायोड वर्क्स इन रिवर्स बाइस्ड कंडीशन। तो ये बेसिकली रिवर्स बाइस्ड कंडीशन के अंदर ये वर्क करता है, यानी कि जब आप रिवर्स बाइस के अंदर डायोड को किया होता है तो उस वक्त ही हमें एवालांच ब्रेकडाउन और उसी के बाद हमें ज़ीनर ब्रेकडाउन जो है वो मिलता है, ठीक है। आप ज़रा बना लेते हैं इसकी फिगर। अगर ये कोई यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन है तो ये यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट बी, और इस जगह पर ये वोल्टेज वी बी, ठीक है। ये आई आर और ये वी आर। ये क्या, ये करैक्टरिस्टिक कर्व है किसका, ज़ीनर डायोड का। क्या ये करैक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ज़ीनर डायोड। ये जो ज़ीनर डायोड है ये उसका करैक्टरिस्टिक कर्व है। अब रीजन ओ टू बी जो है ये क्या है, इट इज द सैचुरेशन रीजन। देखो ना, यहां से यहां तक तो सैचुरेशन रीजन ओ बी इज द सैचुरेशन रीजन। रीजन ओ बी जो है वो सैचुरेशन रीजन है जिसके अंदर रिवर्स करंट जो है वो कांस्टेंट है फॉर रिलेटिवली लार्ज चेंजेस इन वोल्टेज, ठीक है। इन दिस रीजन reverse current is constant for relatively
large changes in reverse voltage. रीजन OB, सैचुरेशन रीजन, यहां पर वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा। रिलेटिवली लार्ज चेंजेस का मतलब है कि वोल्टेज के अंदर चेंज आ रही है, वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन करंट में चेंज नहीं आ रही। ठीक है, इस रीजन OB तक, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सैचुरेशन रीजन का नाम भी जो है वो देते हैं। अब ये रीजन जो है इसको हम कह सकते हैं, दिस रीजन में बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट वोल्टेज रीजन। ठीक है, दिस रीजन में बी considered as constant voltage region। इसको हम कांस्टेंट वोल्टेज रीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस रीजन के अंदर वोल्टेज के चेंज होने से करंट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सॉरी, इसको करंट रीजन है, वोल्टेज तो चेंज हो रहा है, इसको चेंज कर रहे हैं, करंट कांस्टेंट करंट रीजन है। ठीक है ना, वोल्टेज तो चेंज हो रहा है, करंट जो है वो चेंज नहीं आ रही। अब इस रीजन के बियॉन्ड हमारे पास जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज है। ठीक है, अब आप इससे आगे चले जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जीनर ब्रेक डाउन आ जाएगा। बियॉन्ड दिस रीजन वी हैव जीनर ब्रेक डाउन रीजन। इससे आगे जाएंगे थोड़ा सा, तो इससे अगला रीजन बी से आगे थोड़ा सा जो रीजन अगला है वो क्या है, वो जीनर ब्रेक डाउन का रीजन है। इस रीजन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट प्रोड्यूस होती है बाय रिलेटिवली स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज। यानी कि आप थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज करते हैं इस रीजन के अंदर, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा मिकदार में लार्ज रिवर्स करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। इन दिस रीजन द लार्ज reverse current is produced with very small increase in reverse voltage। वेरी स्मॉल इंक्रीज, आप बहुत थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं वोल्टेज का, और उसके इंक्रीज होने से करंट जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, एकदम जो है वो यहाँ पर आकर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब इस रीजन के अंदर हम क्या कहते हैं, क्योंकि बड़ा रिलेटिवली स्मॉल, यानी कि इतनी कम चेंज है और उस कम चेंज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा करंट इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये रीजन, इससे पिछला रीजन जो था वो कांस्टेंट करंट का था, अब ये रीजन जो है ये कांस्टेंट वोल्टेज का है। समझ आ रही है बात? देखिए,
थोड़ी सी चेंज की है, थोड़ा सा वोल्टेज चेंज किया है, और थोड़े से वोल्टेज को चेंज करने से बहुत ज़्यादा रिवर्स करंट पैदा हो, यानी कि करंट कांस्टेंट नहीं है लेकिन वोल्टेज की चेंज इतनी कम है कि हम उसको कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि हैंस द रीजन may be considered as constant voltage region। तो इस रीजन के अंदर जो डायोड है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द करंट थ्रू इट। ठीक है, इन दिस रीजन द डायोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट थ्रू इट। इंडिपेंडेंट ही है ना भाई, आप थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और इतना है कि ना होने के बराबर कि वो कांस्टेंट ही है और बहुत ज़्यादा मकदार में करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ज़ीनर डायोड है वो रिवर्स बायस के अंदर ऑपरेट किया जाता है थोड़ा सा ब्रेक डाउन वोल्टेज से अगले रीजन के अंदर। ब्रेक डाउन वोल्टेज से जो थोड़ा सा अगला रीजन होता है वो कौन सा होता है, वो ज़ीनर ब्रेक डाउन का होता है। तो इस किस्म का जो डायोड होता है उसको हम ज़ीनर डायोड का नाम देते हैं। Thus, the Zener diode is operated at a reverse bias voltage which is slightly greater than its breakdown voltage। It acts as a voltage regulator or stabilizer। ठीक है, तो चूंकि ये कांस्टेंट रीजन है वोल्टेज का, ये जितना छोटा सा रीजन है इसके अंदर जो वोल्टेज के अंदर चेंज आ रही है वो इतनी स्मॉल है कि करंट इंडिपेंडेंट हो जाती है थ्रू द डायोड। और करंट के इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये कांस्टेंट रीजन का वोल्टेज है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वोल्टेज रेगुलेटर है, स्टेबलाइजर है। वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर का क्या मतलब है, जिसकी मदद से आप वोल्टेज को कंट्रोल कर सकें। यानी कि हमने ये डायोड, ज़ीनर डायोड हमें जब सर्किट में यूज़ करना होता है तो इसको हम सर्किट में उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें वोल्टेज को स्टेबलाइज करना होता है या वोल्टेज को हमने रेगुलेट करना होता है। ठीक है, अभी इसका कुछ रहता है पोर्शन, वो फिर मैं कल डिस्कस करूँगा।